मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो की अगर बात की जाए तो हमने पिछले वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक डिसऑर्डर डिस्मेनोरिया के बारे में डिस्कस किया था, तथा आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड एक अन्य डिसऑर्डर एमिनोरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एमिनोरिया के बारे में। बात अगर एमिनोरिया की जाए कि एमिनोरिया क्या होता है, तो एन एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि किसी फीमेल में या किसी महिला में एबनॉर्मल तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस हो जाना या स्टॉप हो जाना, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो एमिनोरिया कहलाएगी। तो किसी फीमेल में एमसी साइकिल का अचानक से या एबनॉर्मल तरीके से एब्सेंस या स्टॉप हो जाना, वो कंडीशन एमिनोरिया कहलाती है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए मेडिकल टर्म फॉर द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड आइदर परमानेंट और टेम्परेरी इन ए वुमन रिप्रोडक्टिव एज। तो ये क्या है? ये वो कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एब्सेंट हो जाती है, या तो परमानेंट या टेम्परेरी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टेम्परेरी या परमानेंट एब्सेंस हो जाना ही क्या कहलाता है? एमिनोरिया कहलाता है। अब बात करते हैं कि एमिनोरिया जो कंडीशन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो एमिनोरिया की जो कंडीशन है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होता है प्राइमरी एमिनोरिया और दूसरे की अगर बात करें तो सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया क्या होता है? प्राइमरी एमिनोरिया में कोई गर्ल्स जिसकी एज अबाउ 14 हो गई हो, यानी कि 14 से 16 के बीच में उसकी एज है और उसको अभी तक फर्स्ट एमसी साइकिल नहीं आई है, तो उस कंडीशन को प्राइमरी एमिनोरिया बोला जाता है। अगर सेकेंडरी एमिनोरिया की बात करें तो सेकेंडरी एमिनोरिया किसे बोलेंगे? कोई फीमेल जिसको रेगुलर तरीके से एमसी साइकिल आ रही थी, बट अचानक से 3 मंथ से अबाउ 3 महीने से ज़्यादा हो गए और उसको एमसी साइकिल नहीं आ रही हो, तो उस कंडीशन को सेकेंडरी एमिनोरिया बोला जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी एमिनोरिया की। तो इट इज़ डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज बिटवीन 14 to 16 इन द प्रेजेंस ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि क्या है? कोई गर्ल्स जिसकी एज 14 से 16 के बीच में है, बट उसको कोई भी अभी तक एमसी साइकिल नहीं आई है और उसको जो ग्रोथ है वो नॉर्मल तरीके से हो रही है, और जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो भी नॉर्मल तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, बट उसको अभी तक फर्स्ट एमसी साइकिल नहीं आई है, तो उस कंडीशन को प्राइमरी एमिनोरिया बोला जाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एमिनोरिया की। तो सेकेंडरी एमिनोरिया क्या है? सेकेंडरी एमिनोरिया इज वेयर एन एस्टेब्लिश्ड मेंस्ट्रुएशन हैज सीज्ड बाय for 3 month in a female with a history of regular साइक्लिक ब्लीडिंग। यानी कि किसी ऐसी महिला जिसमें 3 मंथ से अबाव हो गए हैं और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आई है, और देखा जाए तो उसको पहले जो है वो रेगुलर तरीके से उसको एमसी साइकिल आती थी, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? वो सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाएगी। दूसरा इसमें क्या है? 6 मंथ इन ए फीमेल इन ए हिस्ट्री ऑफ द इरेगुलर पीरियड्स। यानी कि जो फीमेल है उसको 6 मंथ हो गए हैं इरेगुलर तरीके से एमसी साइकिल आते हुए, तो वो कंडीशन भी सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाएगी। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोज की बात करें तो सबसे पहला कोज होगा हार्मोन डिस्टर्बेंस। सबसे पहला कोज क्या होगा? हार्मोन, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो अगर हार्मोन के अंदर डिस्टर्बेंस हो गया तो भी एमसी साइकिल जो है एब्सेंस हो सकती है। सबसे पहला देखा जाए तो हार्मोन डिस्टर्बेंस फ्रॉम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरी यूट्रस। यानी कि जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ओवरी और यूट्रस से, उनके अंदर डिस्टर्बेंस हो गया तो भी एमसी साइकिल जो है वो एब्सेंस हो सकती है। दूसरे की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी कुछ हार्मोन एब्सेंट रहते हैं जिसके कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। अगले उसकी बात करें तो ओसीपी, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या कार्य करती है? ये जो बाकी के हार्मोन है जैसे कि एस्ट्रोजन ही हुआ, उनको जाकर स्टॉप कर देती है। तो एस्ट्रोजन जो है वो एमसी साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर एस्ट्रोजन स्टॉप है तो एमसी साइकिल भी एब्सेंट हो जाएगी, तो ओसीपी के कारण भी एमसी साइकिल जो है वो स्टॉप हो सकती है। अगली बात करें, कुछ ड्रग्स होती है जो कि हार्मोन डिस्टर्बेंस कर देती है, जैसे कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो एक्सेसिव अगर एक्सरसाइज की जा रही है तो उसके कारण भी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है। अगला पॉइंट देखें तो स्ट्रेस के कारण भी हार्मोन डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो हार्मोन डिस्टर्बेंस के कारण एमसी साइकिल एब्सेंस हो सकती है। अगला पॉइंट अगर देखें तो ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में कौन सा? एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है? ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जिसमें कि पेशेंट की क्या टेंडेंसी बैठ जाती है कि उसको अपना जो वेट है वो रेगुलर तरीके से उसको रिड्यूस करना है,
तो उसमें पेशेंट क्या करता है, वो लेक्जेटिव और डायूरेटिक्स का अत्यधिक मात्रा में यूज करता है कि उसको अपना जो वेट है वो रिड्यूस करना है, जिसके कारण जो पेशेंट है वो अगर लेक्जेटिव और डायूरेटिक्स का यूज कर रहा है तो वो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन में भी जा सकता है, जिसके कारण भी जो एमसी साइकिल है वो एब्सेंस हो सकती है। अगला देखें तो प्रोलेक्टिनोमा। प्रोलेक्टिनोमा क्या होता है, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो इस कंडीशन में अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट होता है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन अगर अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो प्रोलेक्टिन हार्मोन जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि प्रोलेक्टिन जितना अधिक होगा एस्ट्रोजन का लेवल उतना ही कम होगा। तो प्रोलेक्टिनोमा कंडीशन क्या है, इसमें एक जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है वो अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट होता है। तो अगर प्रोलेक्टिन अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेट होता है। और अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो एमसी साइकिल पर भी उसका इफेक्ट पड़ने वाला है और एमसी साइकिल जो है वो एब्सेंस होने वाली है। तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के कारण भी जो एमसी साइकिल है वो एब्सेंस हो सकती है। तो ये तो बात हुई कोजेज की। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहले की अगर बात करें एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, दूसरे की अगर बात करें हेडेक, तीसरे की अगर बात करें तो विजन चेंज, चौथे की अगर बात करें तो एक्सेस फेशियल हेयर, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो पेल्विक में पेन देखने को मिलेगा, और लास्ट वाले पॉइंट की अगर बात करें तो नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलेगी। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेलुएशन इसके लिए करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर डायग्नोस्टिक इवेलुएशन की बात करें तो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले कौन सा करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका। दूसरे की अगर बात करें तो ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में जो हार्मोन है उनके लेवल की जांच की जाएगी। तो ब्लड टेस्ट में क्या कर रहे हैं, जो हार्मोन है उनके लेवल की जांच की जा रही है कि हार्मोन जो है कितनी मात्रा में सीक्रेट हो रहे हैं। अगले की बात करें तो यूएसजी ऑफ पेल्विक, जो पेल्विक ऑर्गन है उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। चौथे अगर पॉइंट की बात करें तो चेक द लेवल ऑफ एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एलएच, एफएसएच, प्रोलेक्टिन और एस्ट्रोजन जो कि एमसी साइकिल के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, उनका लेवल चेक करेंगे। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो थायराइड फंक्शन टेस्ट यानी थायराइड का टेस्ट कराएंगे। लास्ट अगर पॉइंट की बात करें तो सीटी स्कैन और एमआरआई इसके लिए बोला जाएगा। तो ये डायग्नोस्टिक इवेलुएशन हुए। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग्स देंगे, डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स, जिसका अगर एग्जांपल देखें तो ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करती है, ये जो प्रोलेक्टिन हार्मोन अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है उसको ये जाकर कम कर देती है, उसके लेवल को जाकर कम कर देती है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन किसके लिए दे रहे हैं, क्योंकि प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन, जितना प्रोलेक्टिन अत्यधिक मात्रा में सीक्रेट हो रहा है तो एस्ट्रोजन उतना ही कम सीक्रेट होगा। तो ये जाकर क्या करेगी, प्रोलेक्टिन के लेवल को कम करेगी। तो प्रोलेक्टिन का लेवल अगर कम होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे कि जो हार्मोन डिस्टर्ब चल रहे हैं उनको उनके बैलेंस के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी कि कौन कौन से हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। तो इन दैट केस ऑफ एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अगर किसी भी तरीके के एबनॉर्मलिटीज है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सर्जरी करेंगे। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें, इन केस ऑफ प्यूटिट्री एंड हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, यदि प्यूटिट्री और हाइपोथैलेमस के अंदर ट्यूमर हो गया तो भी उसको सर्जिकल करके उन ट्यूमर को रिमूव किया जाएगा। तो ये हुआ सर्जिकल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग एडवाइस एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो कौन कौन सी नर्सिंग एडवाइस देंगे उसको न्यूट्रिशन का यूज़ करने के लिए। सबसे पहले ईट फूड दैट आर हायर इन अनसेचुरेटेड फूड, यानी कि उसको अनसेचुरेटेड फूड के यूज के लिए बोला जाएगा। दूसरे अगर पॉइंट की बात करें तो अवॉइड कैफीन एंड एल्कोहल। जो कैफीन और एल्कोहल उनके लिए उसको अवॉइड किया जाएगा क्योंकि उनसे हार्मोन का डिस्टर्बेंस होता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ईट मोर सब्सटेंसेज दैट हैव ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि ऐसे फूड का उसको ज़्यादा यूज करने के लिए बोला जाएगा जैसे कि ग्रेन्स हुए, वेजिटेबल हुए, या फिर ओमेगा 3 जो फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड किससे मिलेगा, जो फिश लीवर या फिश ऑयल जो है उससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। तो उसके लिए उसको जो पेशेंट है उसको इनके यूज के लिए बोला जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें तो कैल्शियम रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे, जो कैल्शियम है वो 100 mg पर डे के लिए बोला जाएगा। अगर विटामिन डी की डोज देखें तो वो 200 से 400 IU पर डे जो है वो उसके लिए बोला जाएगा।
अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो सीड्स बाथ और कैस्टर ऑयल पैक के लिए उसको बोला जाएगा, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, इससे इनर सर्कुलेशन में हेल्प मिलेगी और जो पेल्विक में पेन हो रहा है उससे रिलीव मिलेगा। तो इसी के साथ आपका जो एमिनोरिया कंडीशन है वो कंप्लीट हुई। थैंक यू स्टूडेंट।